Hey students, welcome to Biology in a Nutshell, where I try to make biology easy and interesting for you. So today we'll be learning about electron transport system और ETS. तो जल्दी से देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इजी वे में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि लोकेशन क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. आखिर ये जो सिस्टम है पूरा इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर हो रहा है ये कहाँ पे होता है. सो इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. देखो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है. तो जो लोकेशन है ETS की लोकेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया. बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, जो आपका ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होने के बाद सारी चीजें जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. जो क्रेब्स साइकिल ये सब कुछ आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. अब ETS जो है ना वो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है ना. ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, सबसे अंदर वाला मैट्रिक्स होता है. ये जो आपको यहाँ पे फोल्डेड दिखता है दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन में होता है ETS. ठीक है, लोकेशन ऑफ ETS क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो चलो अब ETS पहले ड्रॉ करना सीखते हैं. ETS ड्रॉ करने के लिए आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस पता होने चाहिए. तो ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस है अगर आप ये सीख जाओगे तो इसको बस आपको प्लेस करना है उस डायग्राम में. देखो जो कॉम्प्लेक्स 1 है, अभी तक आपने पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या क्या चीज़ें बनाए. आपने बनाए NADH+H+, आपने बनाए FADH2, राइट. तो अब सब चीज़ों को प्लेस कर दो. जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है ना, सबसे पहले हम लेंगे NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स 2 जो है, जब NAD ऊपर आ गया तो कॉम्प्लेक्स 2 क्या होगा, FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. अब इसी को ना बुक में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स भी दिया होगा, ये वो भी चलेगा ये भी चलेगा. ठीक है, सो FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, लास्ट जो कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा अलग है. देखो जो कॉम्प्लेक्स 3 है दिस इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. अब देखो जो NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है ना और FADH2 और साइटोक्रोम BC1 तीनों में एक चीज कॉमन है. कौन सी चीज कॉमन है तीनों में, FES. FES क्या है, इट इज आयरन सल्फर प्रोटीन. तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो तीनों कॉम्प्लेक्सेस में हमें मिलेगा, कॉम्प्लेक्स 1, 2 एंड 3. जो कॉम्प्लेक्स 1 है ना, देखो 1 को हम बोलते हैं मोनो. तो मोनो से याद रखना यहाँ पर आता है फ्लाविन मोनो न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो NADH डिहाइड्रोजनेस में फ्लाविन मोनो न्यूक्लियोटाइड एंड FES ये दोनों आ गए. FADH2 डिहाइड्रोजनेस या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आ जाएगा FADH2 है, FAD ये तो बहुत इजी है. तो यहाँ पर आ गई दो चीजें FAD एंड FES. साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में अब इसको ऐसे अरेंज करो ना, साइटोक्रोम B पहले डाल दो, FES को बीच में सैंडविच कर दो और इसके बाद साइटोक्रोम C1. ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हो गए. अब 4th कॉम्प्लेक्स को हम बाद में लिखते हैं, पहले हम इन 3 कॉम्प्लेक्सेस को प्लेस कर देते हैं. तो देखो इसमें आपका ETS होने वाला है. ये जो है ना दिस पार्ट इज द इनर मेम्ब्रेन. अभी जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था तो ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन. तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट क्या होगा, देखो ये क्या होगा, मैट्रिक्स, राइट. डायग्राम याद आ रहा है, सबसे अंदर मैट्रिक्स, उसके बाहर इनर मेम्ब्रेन. अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट. आपने सारे लोकेशंस डाल दिए डायग्राम में. अब जो आपने कॉम्प्लेक्सेस बनाए वो सारे कॉम्प्लेक्सेस को प्लेस कर दो. तो सबसे पहले वाला कॉम्प्लेक्स जो NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर NADH+H+ को हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू NAD+. ठीक है, अभी तक आपने जो भी चीजें बनाए हो ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में, लिंक रिएक्शन में, हर जगह बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं. जो बनेगा दैट विल बी NADH+H+. ठीक है, क्योंकि उसी को बाद में जाके हमें तोड़ना है ETS में, वहीं से हमें ATP मिलने वाली है. तो NADH+H+ को आप ब्रेक डाउन करोगे इनटू NAD+. और यहाँ पर जो आपने जो चीजें लिखी थी वहां पे सारी नोट डाउन कर दो. सबसे पहले FMN, उसके बाद हमने क्या मेंशन किया था, FES. ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1. ये जो आपने यहाँ पे प्लेस किया दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1. यहाँ पे हम प्लेस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और यहाँ पे प्लेस करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2. अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या था आपका, FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर
हम FADH2 जो अभी तक हमने बनाए क्रेब्स साइकिल में उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू FAD+। और इसके दो कंपोनेंट्स हमने क्या लिखे पीछे, FAD एंड FES। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को प्लेस कर दो। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, साइटोक्रोम B, बीच में FES और उसके बाद साइटोक्रोम C1। सब चीजें प्लेस करके हो गई। अब देखो ये यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज करेगा ना, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा ये आ जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होके निकला था, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे FMN के पास। तो इलेक्ट्रॉन्स गए FMN के पास, FMN जो इलेक्ट्रॉन भेज देगा FES के पास। ठीक है, अब यहाँ पर भी जब FADH2 से FAD+ बना है तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन होगा वो आ जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ये जाएंगे FAD के पास। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स FAD दे देगा FES को। अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास तो कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ये FES यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकता है, तो इस FES को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इट इज जस्ट लाइक, आपने देखो फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे प्लास्टोक्विनोन, तो यहाँ पे होता है यूबिक्विनोन। ठीक है, ये कीटोन है। ठीक है, कीटोन है मतलब C डबल बॉन्ड हो। अब इस यूबिक्विनोन को आप इलेक्ट्रॉन दोगे, हाइड्रोजन दोगे, तो ये क्या हो जाएगा COH, मतलब ये क्या बन जाएगा यूबिक्विनॉल। ठीक है, तो ये यूबिक्विनोन टर्न हो जाता है इनटू यूबिक्विनॉल। ओके, और ये यूबिक्विनॉल फिर इलेक्ट्रॉन्स देगा साइटोक्रोम B के पास, और जो इसके हाइड्रोजन्स होंगे ये सारे आ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर से भी FES क्या करेगा, यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये यूबिक्विनोन कन्वर्ट होगा इनटू यूबिक्विनॉल, ये यूबिक्विनॉल इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B के पास, और यहाँ से भी जो हाइड्रोजन है वो सारा बाहर आ जाएगा इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन्स आए वो ट्रांसफर कर देगा टू FES, और FES ट्रांसफर कर देगा टू साइटोक्रोम C1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हो, साइटोक्रोम C1 तक इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वो पढ़ते हैं। देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, दिस इज साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होता है सबसे स्टार्टिंग में कॉपर सेंटर A, उसके बाद साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3। देखो इसीलिए A3 है ना, A आ गया, A3 आ गया, और लास्ट में जब शुरुआत कॉपर से की हो तो लास्ट में भी कॉपर, बट शुरू में A था, यहाँ पे B, तो कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम E3 एंड कॉपर सेंटर B। अब इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर होगा कॉपर सेंटर A, फिर आएगा साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर सेंटर B। ठीक है, बट अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो साइटोक्रोम C1 के पास है, ये साइटोक्रोम C1 से कॉपर सेंटर A के पास कैसे आएंगे, इनको तो हमें लेकर आना है कॉपर सेंटर A के पास। तो साइटोक्रोम C1 के पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास यहाँ पर साइटोक्रोम C पड़ा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे C1 था, दिस इज साइटोक्रोम C। सो ये साइटोक्रोम C जो है इट इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल है मतलब मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है मतलब इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाला है। तो साइटोक्रोम C1 अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइटोक्रोम C को देगा, और ये साइटोक्रोम C ट्रैवल करके आएगा यहाँ पे। तो आपका साइटोक्रोम C आ गया मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब यहाँ से साइटोक्रोम C जो है इलेक्ट्रॉन्स देगा कॉपर सेंटर A को, ये इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A3 के पास, और ये फाइनली रीच कर देंगे साइटोक्रोम B के पास। अब यहाँ पर ना जो मेन काम है, अभी तक हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में हम O2 लेते हैं, बट वो O2 तो कहीं यूज हुआ ही नहीं, ग्लाइकोलिसिस में भी नहीं, लिंक रिएक्शन में भी नहीं, क्रेब्स साइकिल में भी नहीं। वो O2 यूज होता है टर्मिनल पोजिशन, टर्मिनल स्टेप में, टर्मिनल स्टेप दैट इज ETS। तो इसीलिए इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाफ O2
प्लस 2H+, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो मिल के बनाएंगे H2O। ठीक है, तो हाफ O2 प्लस 2H+ इन प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर आए, ये इससे कन्वर्ट करके बना देंगे वाटर। तो वाटर बन जाएगा। यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्सेस तुमने पढ़ लिए। अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो H+ है, यहाँ पर यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है ना। और यहाँ पर जो O2 ने H+ लिया है, O2 ने H+ तो मैट्रिक्स से लिया है ना, तो मैट्रिक्स में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है इन कंपैरिजन टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो तुमने फोटोसिंथेसिस में भी देखे थे, जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह बढ़ जाएगा और एक जगह कम, तो हमें जहाँ बड़ा है वहाँ से शिफ्ट करना है जहाँ पे कम है। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से H+ जो है वो मैट्रिक्स में शिफ्ट होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस में CF1 CF0 पार्टिकल्स थे, यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे होता है F0 और यहाँ पे होता है F1। तो इनके पास ना ATP सिंथेस एंजाइम होता है, ATP सिंथेस एंजाइम। तो ये जो हाइड्रोजन्स है, जब ये यहाँ से फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मूव करते हैं टू द मैट्रिक्स, ये जनरेट करते हैं एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये सब आपने पढ़े हो फोटोसिंथेसिस में, राइट। प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स के प्रेजेंस में एटीपी सिंथेस एंजाइम यहाँ पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट कर लेता है इनटू एटीपी। तो आपको एटीपी मिल गए जो आपको NADH प्लस H+ एंड FeDH2 से लेने थे। तो इस तरीके से एटीपी बनता है और इस तरीके से वाटर बनता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।